हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम नगरीयकरण और किस समय के सल्तनत कालीन नगरीयकरण की हम यहाँ पर व्यवस्था देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने नगरीकरण किया था। तो मोहम्मद हबीब मोहम्मद ने भारत में तुर्कों के आक्रमण को नगरीय क्रांति कहा है। तो तुर्कों का आक्रमण को मोहम्मद या फिर कहें इतिहासकार हबीब ने जो है नगरीय क्रांति का जो है परिभाषित किया है। वास्तव में ये प्रवृत्ति सिंध में अरबों के प्रवेश से ही दिख जाती है। अरबों ने मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित की। मंसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी हुआ करती थी। अरबों ने स्वयं को प्रतिहारों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए अल महफूजा नामक जो है नगर की स्थापना की थी। तो अरबों ने स्वयं जो है प्रतिहारों के आक्रमण से बचने के लिए अल महफूजा नामक नगर की स्थापना की थी। लेकिन भारत में तृतीय नगरीकरण की वास्तविक पृष्ठभूमि का निर्माण कौन करता है? तुर्क करता। पहली हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। दूसरी हमें लौह युग जब स्टार्ट होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वहाँ हमें देखने को मिलती है द्वितीय नगरीय व्यवस्था। और तीसरी जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है तुर्कों के आगमन से। अल कूफी ने सुंदर एवं भव्य नगर के रूप में अलोर की प्रशंसा की है। उसके अनुसार अलोर का नगर हिंद और सिंध का राजधानी नगर था। अलोर नगर मेहरान नदी के तट पर स्थित था। कूफी ने नगरों को प्रशासनिक मुख्यालय और शासन के केंद्र के रूप में वर्णित किया, जैसे ब्रह्मणाबाद, सिविस्तान, इस्कहदाह, मुल्तान एवं मतहा। कूफी ने पर्याप्त रूप से किलेबंद नगरों का भी उल्लेख किया है। हसन निजामी ने दिल्ली को हिंदुस्तान के प्रमुख नगरों में एक पिछोड़ता की भूमि यानी आनंद का किबला और सम्मान तथा समृद्धि का केंद्र कहा है। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली की भव्यता की प्रशंसा करता है और दिल्ली की शाही राजधानी एक महान नगर के रूप में उभरी थी और बगदाद के लिए ईर्ष्या का स्रोत बनी थी और मिस्र के लिए द्वेष का कारण बनी। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में कुतुनतुनिया के बराबर था और बैतल मुक़द्दस यानी जेरूसलम के समतुल्य था। तुर्कों ने कुव्वत-ए-इस्लाम दिल्ली में, कुव्वत-ए-इस्लाम दौलताबाद, देवगिरी में अनेकों नगरों की स्थापना की। इब्न बतूता दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जो है शहर बताता है। वो आगे कहता है कि दौलताबाद आकार में इतना बड़ा जरूर था कि वो दिल्ली का मुकाबला कर सके। अफीम ने फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नगरों में फिरोजाबाद, हिरनी, खेरा, तुगलकपुर, सपदम आदि के साथ 9 भवन यानी पुष्पों का उल्लेख करता है। कौन? अफीफ। तारीख मुबारक शाही का लेखक बताता है कि 1385 में फिरोज ने बदायूं के बावली गांव में फिरोजपुर नगर बसाया था, जिसे जनता ने अखीरीनपुर यानी अंतिम नगर कहा है। देवगिरी देख लेते हैं। मुबारक खिलजी ने इसका नाम कुतबाबाद और खुतबाबाद रखा था। किसका? देवगिरी का। उसी ने देवगिरी को सल्तनत का अटूट हिस्सा बनाया और देवगिरी को अपना अधीन प्रभावी ढंग से जो है कर लिया। मुबारक खिलजी ने यहाँ टकसाल स्थापित की थी देवगिरी में ही। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम और कुव्वतुल नगर भी कहा गया। महत्वपूर्ण है कि कुव्वत अल इस्लाम दिल्ली को कहा गया और वहां उसी के नाम से एक मस्जिद भी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुबाबाद का नाम दौलताबाद रखा था। स्टेनले लेनपूल ने कहा है कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। तो ये जो कथन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। अरब देशों में यात्रियों को विश्राम देने के लिए निर्मित आवास के लिए रिबत
शब्द का प्रयोग किया जाता था। रिबात सामान्यतः व्यापारियों और अन्य मानवतावादियों के द्वारा उनके वैध धन से निर्मित कराया जाता था। उनसे भिन्न भारत में खानकाह का निर्माण राज्य के द्वारा करों से संग्रहित कराया जाता था और जिसकी शरिया से अनुमति नहीं थी। सल्तनत काल के दौरान लगभग सभी नवनिर्मित नगरों में बाजार-ए-चहारसू एक सामान्य विशेषता बन गई। बाजार-ए-चहारसू में 4 दिशाओं में एक चौराहे में चतुर्दिक खरीदारी से भरपूर सड़कें थीं। अमीर खुसरो दिल्ली के बाजार-ए-चहारसू की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है और इसमें इतनी भीड़ होती थी कि लोगों के कंधे रगड़ते थे, जैसे पगड़ी के झूलते हुए छोर एक-दूसरे से सटते थे। सिकंदर लोदी ने आगरा में बाजार-ए-चहारसू का निर्माण करवाया था। आंद्रे विक ने सल्तनत कालीन कस्बों को सैन्य नगर के रूप में अभिव्यक्त किया है। आंद्रे विक तर्क देते हैं कि दिल्ली सल्तनत प्रभावी रूप से अपनी एकताओं का योग था और जिसकी परिभाषा एक सैन्य नगरीय केंद्र से के रूप में की गई। यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सल्तनत काल के दौरान नगरीय केंद्रों के विस्तार में निभाई गई एकता की भूमि थी। प्रोफेसर लल्लन जी गोपाल की खोज कि भारत में गरीबी का आरंभ मुसलमानों के आगमन से हुआ तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी मध्यकाल में नहीं बल्कि अंग्रेजों के तथाकथित आधुनिक काल में पढ़ने को मिलता है जो कि भारत की गरीबी का मूल कारण था। प्रोफेसर एस लाल का तर्क है कि सुल्तानों ने देश की आबादी में 1/3 की कमी ला दी थी। सतीश चंद्र महोदय यानी इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि शहरों ने एक विशाल सामाजिक मथनी यानी बिलोनी का कार्य किया जिसके जरिए विभिन्न पृष्ठभूमियों और नस्ल के लोगों, दासों, कारीगरों एवं अन्य लोगों के साथ रहना शुरू किया था। इस नगरीयकरण के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। मोहम्मद हबीब द्वारा प्रतिपादित नगरीय एवं ग्रामीण क्रांति की अवधारणा को इरफान हबीब ने खारिज कर दिया और इसके अनुसार सल्तनत ने किसी सामाजिक क्रांति को जन्म नहीं दिया बल्कि खेतीहर शोषण की नई प्रथा को पैदा किया जिसके ऊपर एक परजीवी नगरीय परिवेश का विकास हुआ और इसने राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति से ऐसा समन्वित किया जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये था कुछ अ, नगरीकरण जो कि दिल्ली सल्तनत में हुआ था। तो आई होप आपको ये नगरीकरण वाला टॉपिक छोटा-सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा हमारा सल्तनत कालीन में ज्ञान प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से विकास हुआ इसके हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।